रहीम। मैं सबसे पहले अपने तमाम हमारी जो फैसलाबाद की सहाफ़ी बरदरी है, हमारे रिपोर्टर हज़रात, हमारे कैमरामैन हज़रात, हमारे फ़ोटोग्राफ़र हज़रात, टेक्नीशियंस, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए हैं। और सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि उनका ख़ास रहम करम से अल्लाह ताला ने हमेशा जो है वो इज़्ज़त से नवाज़ा है। और आज के मौका के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का मैं ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमेशा, ये उनकी ख़ासियत रही है कि मिडिल क्लास के नौजवानों को पॉलिटिक्स के अंदर ना सिर्फ़ उन्होंने सियासी शऊर दिया, बल्कि सियासी शऊर के साथ साथ उनको तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म भी दिया और आगे बढ़ने के मौके भी फराहम किए। और आज मेरे जैसे कई हमारे मिडिल क्लास के नौजवान जो हैं वो पीटीआई के फ़ोरम से ना सिर्फ असम्बलियों का हिस्सा हैं, बल्कि उनको काबीना का हिस्सा भी बनाया गया है। और फैसलाबाद को भी, आपका भी इल्म में है कि काफ़ी देर से एक चीज़ थी, फैसलाबाद को भी काबीना के अंदर जो है वो नुमाइंदगी मिल चुकी है। और बतौर वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मुझे भी उन्होंने टास्क मेरे ज़ुम्मे लगाया है और मैं आज उनका ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे नौजवान अपने पुराने साथी के ऊपर जो है वो एतमाद का इजहार किया। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज यकम मई है, योम मई है और आज मज़दूरों का दिन है। और आज हम अपने पूरी दुनिया बल्कि तमाम मेहनत कशों को आज खराज तहसीन पेश कर रही है। हम भी अपने पाकिस्तान के मेहनत कशों को, दिहाड़ीदार तबके को, जो कि अपना खून पसीना जो है वो जलाकर पाकिस्तान की तामीर व तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। और आपके इल्म में होगा कि जब गुज़िश्ता साल कोरोना की वबा पूरी दुनिया के अंदर फैली तो हर तरफ जो है वो लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि इस वबा से कैसे निपटा जाए, तो हर तरफ जो है वो लॉकडाउन कर दिया गया, कारोबार बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, जिससे पूरी दुनिया का ख़ास तौर के ऊपर जो लेबर तबका है वो, उनका रोज़गार जो है वो मुतासिर हुआ। लेकिन आपके इल्म में होगा कि ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हमेशा जो है वो, उनके दिल में दिहाड़ीदार तबके के लिए जो है वो एहसास मौजूद था और वो बारहा ये बात करते थे कि लॉकडाउन से जो हमारे मुल्क का दिहाड़ीदार तबका है वो मुतासिर होगा और दिहाड़ीदार तबके के लिए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है वो आवाज़ बने। और आपने देखा कि चंद दिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो लॉकडाउन रहा, उसमें भी हमने अपनी इंडस्ट्री को बंद नहीं किया और फिर उसके बाद पार्शली हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को खोला, जिससे आपके इल्म में है कि हमारा बहुत बड़ा जो लेबर तबका है उसका रोज़गार उसके साथ मुंसलिक होता है। तो पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की कोरोना वबा के दौरान बेहतरीन हिकमत अमली के बायस हमने अपने दिहाड़ीदार तबके का जो रोज़गार है वो बंद नहीं होने दिया। स्मार्ट लॉकडाउन को आपने देखा कि पूरी दुनिया ने अब फॉलो किया। वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ही थे जो तमाम तर सियासी प्रेशर को जिन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन उसके पीछे एक ही सोच थी कि जो हमारा दिहाड़ीदार तबका है, जो हमारा गरीब मज़दूर है, उसके लिए बहुत बड़े मसाइल जो है वो पैदा होने का उस वक्त खदशा था। और आपके इल्म में होगा कि जो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम है, वो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम जो कि 40 लाख ख़ानदानों के ऊपर मुहित था, उसको कोविड के दौरान इसी वजह से जो हमारा दिहाड़ीदार तबका बेरोज़गार हो रहा था, उसको बढ़ाने के लिए 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों की कैश इमदाद की गई और मेरिट के ऊपर हुआ। अभी उसी एहसास प्रोग्राम का जो सर्वे है, दायरा कार है, उसको बढ़ा दिया गया है और उसमें बड़ी तादाद के अंदर जो हमारा वो तबका जो कि
ख़तः गुर्बत की लकीर से नीचे है, उनको उस प्रोग्राम के अंदर जो है वो शामिल किया जा रहा है। और उसके साथ साथ डे वन से उनको एहसास था कि वो हमारा दिहाड़ीदार तबका जो बड़े शहरों में आते हैं, लोग मजदूरी करने आते हैं, जो ग्रीन बेल्टों में खुले आसमानों तले सोने पे मजबूर थे, जिनकी दिहाड़ी नहीं लगती थी, वो भूखे पेट सोते थे, उनके लिए पनाहगाहें जो है वो कायम की गई। ये एक हुक्मरान की एक अच्छी नीयत का सबूत होता है। और इससे मैं समझता हूँ कि बाकी लोगों को भी, जब रियासत की सतह पर ऐसे इक़दाम लिए जाते हैं तो बाकी लोगों को भी तरगीब मिलती है। और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान जो है वो पर कैपिटा दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो इक़दाम लिए हैं, और अभी आपके इल्म में होगा कि सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान की बहुत बड़ी लाखों की तादाद में हमारी जो लेबर है वो सऊदी अरेबिया में काम कर रही है, और वहाँ पर एम्बेसी की शिकायत थी तो आधा अमला एम्बेसडर समेत उन्होंने वापस बुला लिया उस शिकायत के ऊपर। और चाहे वो मिडल ईस्ट हो, बाकी जगहों के ऊपर काफ़ी काम हुआ। हमारा EOBI का इदारा जो ओल्ड एज बेनिफिट का इदारा है, उसकी जो सालाना जो कलेक्शन थी वो 17 अरब रुपए थी। 17 अरब से उसको 28 अरब रुपए पे ले गए। 6,500 माहाना पेंशन जो मिलती थी उसको बढ़ा के 9,000 रुपये के ऊपर जो है वो ले गए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से हुकूमत के इक़दाम जारी हैं। और आपको ये भी बात आपके इल्म में होगी कि पाकिस्तान में जब हमने हुकूमत संभाली तो इकानमी हमें जिस हालत के अंदर मिली थी, और शहर फैसलाबाद में हम बैठे हैं, ये टेक्सटाइल का हमारा गढ़ है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की एक बहुत बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो फैसलाबाद से होती है। तो यहाँ पर फैसलाबाद को साबका हुकूमत ने टेक्सटाइल का कब्रस्तान बना दिया था। यहाँ पर पावर लूम्स जो हैं वो कबाड़ के भाव बिक रही थी। यहाँ पर उस वक्त जो सूरत हाल थी कि स्पिनिंग मिलें बंद हो रही थी, और यहाँ पर जो टेक्सटाइल सेक्टर था वो दम तोड़ रहा था। लेकिन हमने आते साथ इक़दाम लिए, टेक्सटाइल पॉलिसी लेकर आए, और आपने देखा कि उसके अंदर हमने जो बिजली और गैस के इनके रेट से वो पूरे मुल्क के साथ हमने एक किए। पहले सिंध के अंदर एक रेट था, वहाँ कम रेट था, और पंजाब के अंदर रेट ज़्यादा था, तो यहाँ हमने उसका रेट फ़िक्स किया। फिर इनके जो तारीख़ी रिफ़ंड्स से, चाहे वो DLTL की शक्ल के अंदर हो, चाहे वो इनके सेल्स टैक्स की शक्ल के अंदर हो, वो इनको वापस किए ताकि इनका कैश लिक्विडिटी का मसला जो है वो सॉर्ट आउट हो। और सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ चीज़ वो लेकर आए, जो हम एनर्जी पैकेज लेकर आए, जिसमें एक इनका पीक आवर ख़त्म किया जो 4 घंटे का था शाम में, और उसके साथ साथ हम अजाफ़ी बिजली इस्तेमाल करने के हवाले से, ताकि हमें पता था प्रोडक्शन में इजाफ़ा हो रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, इनको इनकरेज करना है, हम पैकेज लेकर आए जिसमें हमने इस साल जून तक 50% जो इस्तेमाल ज़्यादा करेगा वो बिजली इसको सस्ती मिलेगी, और अगले आने वाले जो हमारे बाकिया हुकूमत के साल हैं उसमें 25% जो मुख्तलिफ हमारी कैटेगरीज़ हैं उसमें हमने इनके रेट्स मुकर्रर किए। और इसमें स्टेट बैंक भी पीछे नहीं रहा। कोविड के दौरान इनको सैलरी पैकेज फ़राहम किया गया, इनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स को डिले किया गया, और उसी के साथ साथ स्टेट बैंक एक टफ की स्कीम लेकर आया जिसमें अरबों रुपया जो है हमारे इंडस्ट्रियलिस्टों को, चाहे वो एक्सपोर्टर हो, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उसको 2%, 3%, 4% के ऊपर आसान शराइत के ऊपर सरमाया फ़राहम किया गया, जिससे आज पाकिस्तान के अंदर हज़ारों की तादाद में स्पिनिंग मिल्स की मशीन्स आ रही हैं, डाइंग मशीन्स आ रही हैं, यहाँ पर पावर लूम्स बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लग रही हैं। और ये तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिससे एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी हासिल होगी, जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा होने जा रहा है। पाकिस्तान में लाखों नौकरियां क्रिएट होंगी जो कि हमारे मज़दूरों को मिलेंगी। और उससे इम्पेक्ट क्या इस चीज़ का आया है कि हमारे पावर लूम सेक्टर ने फैसलाबाद के अंदर लेबर्स की तनख्वाहें, उनको प्रॉफिट हुआ, मुनाफा में हुआ, लेबर्स की तनख्वाहें उन्होंने बढ़ाई। तो मैं समझता हूँ कि इसका पूरा एक इम्पेक्ट इस लिहाज से जो है वो जनरेट होता है। और आपके इल्म में होना चाहिए कि इसी तरह हमें जो बार बार एक बात सामने आती है, ये कराची के हालिया इंतखाब में भी आपने देखा कि किस तरीके से 5% वोट लेकर टोटल एक इंतखाबी हलके का एक उम्मीदवार जीतता है, और एक नेशनल असम्बली का जो हलका है
उसमें 5% वोटों के साथ आप किस तरीके से पूरी कंस्टिट्यूंसी की जो है वो नुमाइंदगी कर सकते हैं। और आम तौर के ऊपर यहाँ पर तो एक यूनियन काउंसिल का उम्मीदवार जो है वो इतने वोट ले लेता है जितना एक कौमी असम्बली का मेंबर कराची जैसे पॉपुलेटेड हल्के से वोट लेके जो है वो कामयाब हो रहा है, और 21% जो है वो पूरे हल्के के अंदर टर्न आउट सामने रहा। ये लम्हा फ़िक्रिया है, ये लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान की जमहूरियत की, मैं समझता हूँ पायदारी के हवाले से, और ये सोचने का अमर है इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के हवाले से भी। देखें, बात यह है कि ज़िमनी इंतखाबात की हर हलके की एक अपनी डायनेमिक्स होते हैं, और उसको आप एक ओवरऑल ये नहीं कह सकते जी कि हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात हार गई। इसमें दो सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत तो ये है कि आज हमारे दौर के अंदर हमने इदारों को आज़ाद किया है, हम इदारों को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। यहाँ पर तो हमने देखा है कि किस अंदाज से ज़िमनी इंतखाबात हुआ करते थे, जिस अंदाज से रियासी मशीन का इस्तेमाल होता था, वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल होता था, पुलिस का इस्तेमाल किया जाता था, जिस अंदाज से जो है वो पोलिंग स्टेशंस को जो है वो मैनेज किया जाता था, ये उसकी एक बदतरीन मिसाल हमने माजी के दौर में देखी है। लेकिन आप ये भी तो देखें कि पिछले दौरे हुकूमत के अंदर आप फैसलाबाद में जिस जगह पर हम बैठे हैं, इसी हलका से PMLN की हुकूमत बने 3 माह हुए थे, तो PTI जो है वो ज़िमनी इलेक्शन जीती थी, जहाँ पर हम एक सीट 2013 में नहीं जीत सके थे। इसी तरह हम शहबाज शरीफ ने राजनपुर के अंदर शहबाज शरीफ की छोड़ी हुई सीट थी, वो हम जीत गए थे। लोधरा में हम जो है वो इलेक्शन जीते। इसी तरीके से बेशुमार ज़िमनी इंतखाबात हमने जीते हैं। किसी जगह के ऊपर हमारा जो सेंट्रल पंजाब का एरिया है, वज़ीराबाद है, डस्का है, वहाँ पर हमारा वोट बैंक के अंदर बहुत बड़ी तादाद में इजाफा हुआ, और कुछ जगहों के ऊपर हमारी कैंडिडेट सिलेक्शन कमज़ोर हो सकती है। वो हमारे अंदरूनी मामलात हैं, उनके ऊपर भी हम गौर कर रहे हैं। लेकिन उसको मैं समझता हूँ कि हुकूमत की पॉपुलैरिटी के साथ किसी ज़िमनी इलेक्शन को जो है वो लिंक नहीं किया जा सकता। देखें, इसको देखा जा सकता है। आप जो बात कर रहे हैं इसके पीछे बेशुमार जो है मैं समझता हूँ कि तनाज़र है, और हम चाहते हैं कि हमारी जो इकॉनमी है वो डॉक्यूमेंट हो। आज मैं ये बात खुशी से आपके साथ जो है वो शेयर कर सकता हूँ कि हमने GST के अंदर तो इजाफ़ा नहीं किया। हमने बड़ा आसान काम था, PMLN की हुकूमत ने आते साथ 1% जो है वो GST के अंदर इजाफ़ा कर दिया था। हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो है वो भरमार कर देते, वो हमने भरमार नहीं की, बल्कि हमने टैक्स नेट को बढ़ाने की कोशिश की है। और आज भी जो अप्रैल के फिगर्स आए हैं, इसमें भी जो है वो FBR ने 350 अरब से ज़ायद का टैक्स कलेक्ट किया है। टोटल हम 3750 अरब टैक्स जो है वो 10 माह के अंदर कलेक्ट कर चुके हैं, और इंशाल्लाह हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। और एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये देखें कि दुनिया में पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हो रहा है, और हम चाहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि हम अपने गरीब आदमी के ऊपर पेट्रोल की कीमतों का इजाफे का बोझ ना डालें। कल आपके इल्म में तजवीज़ आई थी पेट्रोलियम की कीमतों को बढ़ाने के लिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उसको मुस्तरद किया, और एक प्रोपेगेंडा हमारे ख़िलाफ़ किया जाता था कि जी पेट्रोलियम लेवी जो है इस हुकूमत ने बहुत बढ़ाई है। आपके इल्म में होना चाहिए कि PMLN ने कभी पेट्रोलियम लेवी कम नहीं की थी। इस आगदार ने वो हमेशा डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के जो है वो खून चूसते थे। कल हुकूमत ने 450 अरब रुपए का जो बोझ है वो बर्दाश्त खुद किया है, और रेवेन्यू के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया है, और पेट्रोलियम लेवी को कम करके हमने कीमतों का बोझ जो है वो पाकिस्तान के आम आदमी के ऊपर नहीं डाला, ताकि उसकी डेली की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, अशियाए खुर्दोनोश है, उसके अंदर जो है वो इजाफ़ा ना हो सके। पेट्रोलियम लेवी को जो है वो कम किया गया है, और वो 11 रुपये से उसको तकरीबन 5, साढ़े 5, 6 रुपये के ऊपर जो है पेट्रोलियम लेवी को लेकर आ गए हैं। कहाँ पर ये 20 रुपये 22 रुपये PMLN के दौर के अंदर जो है वो हुआ करती थी। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ वज़ीर-ए-आज़म साहब को मौका मिलता है, उनकी कोशिश होती है कि हम आम आदमी को जो है वो रिलीफ फ्राहम करें। चलें, आप कर लें।
देखें जी, इस पे दूसरा सर इसके साथ ही क्वेश्चन है कि यूके यूरोप की पार्लियामेंट ने जो करारदाद पास की है इंतहाई हसास मामला पर, उस पर पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है? देखें, बात यह है कि एक तो आपने बात की सहाफ़ी बरादरी के हवाले से, तो यकीनन हमारी ये प्रायोरिटीज़ में शामिल है, तरजीहात के अंदर शामिल है कि हमारे जो सहाफ़ी बरादरी है ये भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और जो फैसलाबाद के हमारे सहाफ़ी हैं वो तो इंतहाई जो है वो मेरे अपने दिल के करीब हैं, और आप ही हमें इस जगह के ऊपर जो है वो पहुंचाने वाले हैं, और इसके लिए हम तरजीहाती बुनियादों के ऊपर आपके लिए जो है वो हेल्थ कार्ड का काम कर रहे हैं, और इसी तरीके से जो आपका हाउसिंग का मामला है उस मामले को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। और अब हम बहुत बड़ी तादाद के अंदर हम पूरे पाकिस्तान की जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है उनको हम इंगेज करने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो हम उनके लिए, बाकियों के लिए भी हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इसी नया पाकिस्तान हाउसिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट करके आप लोगों को भी उसके अंदर शामिल किया जा सके। तो उसमें यकीनन हमें आपके ताउन की ज़रूरत भी होगी, और आपसे हम जो है उसके लिए तजावीज़ भी लेंगे। और जो दूसरी आपने बात की, मैं समझता हूँ इंतहाई हसास मामला है। यही वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये बात उन्होंने अपने ख़िताब में भी की थी कि हमें इस किस्म के मामलात के ऊपर रियासत को ज़िम्मेदारी लेने दें, रियासत को जो है वो फ़ैसला करने दें। और उन्होंने आपके इल्म में है कि चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा का फ़ोरम हो, चाहे वो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का फ़ोरम हो, चाहे 57 ममालिक के सरबराहान को ख़तूत लिखने का मामला हो, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने उम्मत मुस्लिमा को और इस्लामी ममालिक के तमाम सरबराहों को एक वे फॉरवर्ड दिया, एक रास्ता दिखाया कि हम किस तरीके से जो तौहीन रसालत के कानून को पूरी दुनिया के अंदर बनवाएं और इसके ऊपर बात करने को रोकें और इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंडर ना आने दें, जिससे पूरी दुनिया में 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमान हैं जिनके जज्बात जो है वो मजरूह होते हैं। और यही वजह है कि जब हम वेस्ट को ये बात नहीं बताएंगे तो वो इस किस्म की चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन इसका जायज़ा यकीनन हमारा जो फ़ॉरेन ऑफिस है वो ले रहा है, और इसके ऊपर वो बेहतर मुनासिब जो है वो बात करेंगे। देखें बात ये है, जो ये इख्तियार है, ये इख्तियार तो पाकिस्तान के हर वज़ीर आज़म के पास मौजूद है ना, ये इख्तियार तो उसको आइन देता है। तो एक तो इख्तियार के ऊपर तो कोई बहस नहीं है, उस इख्तियार को एक्सरसाइज करना है नहीं करना, कब करना है, ये भी एक प्रोग्रेटिव किसी मुल्क के वज़ीर आज़म का है। लेकिन वो एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान को आप देखें कि जब से हमारी हुकूमत बनी है हर लम्हे के ऊपर जो है वो हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, और पहली तकरीर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि ये माफियाज़ जो हैं ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, और आपने देखा कि सब इकट्ठे हुए। पहले फजलुर रहमान के ज़रिए रेंटे धरना करवाया गया, जिसके अंदर कंटेनर मुस्लिम लीग नून ने दिया, बावर्ची जो है वो पीपल्स पार्टी ने दिया, और आज भी ये जमातों ने इकट्ठे होकर कभी अदम एतमाद की धमकियाँ, कभी इस्तीफ़ों की धमकियाँ, कभी लॉन्ग मार्च की धमकियाँ, हर किस्म का हरबा जो है वो इन्होंने इस्तेमाल करके देखा। और फैटफ जो आपके इल्म में है कि कौमी सलामती से मुतल्लिक़ और दुनिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात से मुतल्लिक़ जो मामला था उस पर भी NRO लेकर आ गए थे 34 शिक्कें। तो क्योंकि इन्होंने हमेशा अपनी सारी ज़िंदगी अपनी ज़ात को कौमी मफादात के ऊपर तरजीह देते आए, तो वज़ीर आज़म साहब तो इनसे भी ब्लैकमेल नहीं हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान का जो कल का जो मैसेज था वो ये बड़ा क्लियर था कि कोई भी शख्स जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्लैकमेल करके, यानी कि हुकूमत गिराने का लालच कद की धमकी लगाकर उनको ब्लैकमेल नहीं कर सकता। वो इक़्तिदार में अपनी ज़ात के लिए तो नहीं आए। आप देखें ना कितने वज़ीर आज़म आए होंगे, किसी ने सब ने किसी न किसी तरीके से, बहुत सारों ने, जो ख़ास तौर पे हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं, चाहे वो जरदारी देख लें, चाहे वो नवाज शरीफ देख लें, शहबाज शरीफ को देख लें, क्लासिक केस है कि भाई 1990 में 25 लाख का आपके असासे थे, 2018 में वो 7 अरब पे पहुँच गए। ये तो वो हैं जो डिक्लेयर्ड हैं, टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं, उनकी भी वो वजाहत नहीं पेश कर सके। टीटीओ का मामला सामने आ रहा है, जाली अकाउंट्स का सामने आ रहा है, पापड़ वाले का, फलूदे वाले का 18-18 हज़ार की तनख्वाह पे चाय पिलाने वाले मुलाजमों के नाम के ऊपर अकाउंट्स हैं। तो ये क्या मजाक बनाया हुआ था इन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत का, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत में आकर लूट मार का लंडा बाज़ार इन्होंने लगाया हुआ था। ये सब जेलों का माल है,
ये सियासत करने के काबिल नहीं है, ये जेलों का माल है। और ये वेस्ट के अंदर आप देखें कि सिंध हुकूमत में 500 लोग ऐसे लगाए हुए हैं, हाई कोर्ट ने, सिंध हाई कोर्ट ने ये बात सामने आई, 500 लोग ऐसे हैं जो नैबज़दा हैं, इनको फ़िक्र ही नहीं पड़ता, इनके सर के ऊपर जो है वो जूं ही नहीं रूंगती, और इनकी जो मॉरल्स हैं, जो अखलाकियात हैं, वो कहाँ चले गई हैं कि ये कहते हैं कि खाता है तो लगाता है। ये पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तानी कौम को, और ये पैगाम देना चाहते हैं कि पहले पैसा चलाओ, इक़्तिदार में आओ, इक़्तिदार में आने के बाद इतना शोर मचाओ, इतना ढोल मचाओ कि जब कभी आपका एहतसाब होने लगे तो आप कहो इंतकामी कार्रवाई हो रही है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने तो आइन और कानून के मुताबिक चलना। किसी पार्टी की पॉपुलैरिटी को भी जज नहीं कर सकते, किसी एक पार्टी की मकबूलियत को भी जज नहीं कर सकते। और आप ये देखें कि कोविड की सूरत हाल भी थी, रमज़ान भी था, टर्न आउट जो है वो इंतहाई कम रहा, और उसके बाद जो है वो एक दूसरे के ऊपर धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। यानी कि PMLN पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही है, और पीपल्स पार्टी जो है वो PMLN को डस्का की कहानियाँ जो है वो याद करवा रहे हैं। तो बजाय एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियों के, हम इनको बारहा ये नादान दोस्तों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आपस में जो लड़ना चाहते हैं वो लड़ते रहें। हमें पता है कि आपके दिलों में एक दूसरे के लिए मुनाफ़कत बढ़ी हुई है, वो काम आप जारी रखें। लेकिन अगर आपको खिदमत करना चाहते हैं पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, तो आपको इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ आना पड़ेगा, जिसकी बारहा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है उसके ऊपर ज़ोर दे रहे हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो ई वोटिंग के साथ मुंसलिक है। और आप ये देखें कि ई वोटिंग पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी जगहों के ऊपर अब ये निज़ाम चल रहा है। अब जो है वो दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसका ज़माना है, वो इतनी तरक्की कर चुकी है कि हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से किसी किस्म की जो है वो ममानत या दरेग नहीं करना चाहिए, हमें उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए। शोर क्या मच रहा है जी, फॉर्म 45 लेट आ रहे हैं जी, गिनती नहीं हो रही जी, अपना पोलिंग एजेंट्स के साइन नहीं हो रहे। अगर यही आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए आप वोट कास्ट करेंगे तो आपके वोट काउंट भी फौरी हो जाएगा, आपका वोट डिले भी नहीं होगा, और उसके अंदर जो इंसानी इंटरवेंशन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जिस किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो कराची के इंतखाबात के अंदर हमें नज़र आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे इनको सीखना पड़ेगा। ऑपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर आए, हुकूमत के साथ बैठे, और बैठ के इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर जो है मैं समझता हूँ कि काम करना अब वक्त की जो है वो ज़रूरत है। और इसके ऊपर आपने देखा कि यही मरियम सफदर बिलावल को कहती थी स्टेज के ऊपर खड़े होके कि हम इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे, एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगे। और कल जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, एक दूसरे को सिलेक्टेड कहा गया, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। तो इनको मैं समझता हूँ कि अब एक मैच्योर लीडरशिप का जो है वो किरदार अदा करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें आगे बढ़ने के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ जो है वो जाएं और इलेक्शन रिफॉर्म्स को हम अपनाएं। और आपके इल्म में होना चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हम नहीं भूल सकते कि $1 बिलियन जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर उन्होंने जमा करवाए हैं। और ये एतमाद है वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कि जो अपना सरमाया बैरून मुल्क इन्वेस्ट करते थे, वो ना सिर्फ आज अपनी फ़ॉरेन रेमिटेंसेस को उन्होंने बढ़ा दिया जो अपने अजीज़ व क़ारब को पाकिस्तान भेजते हैं, यानी पिछले मुसलसल 10 माह से $2 अरब से ज़ायद जो है वो फ़ॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान जो है वो भेज रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर भी $1 बिलियन की जो है वो सरमायाकारी की है। और इसी तरह जो है आप देखें कि पाकिस्तान की जो मईशत की आउटलुक है उस पर बैरूनी सरमायाकार एतमाद कर रहे हैं कि $2.5 अरब के हमारे यूरो बॉन्ड्स जो हैं वो हमने वहाँ पर बैरूनी मार्केट के अंदर उन्होंने एतमाद का इजहार किया, उसके ज़रिए हमें आए। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी रुपया डीवैल्यू होने के बाद 25 रुपये जो है वो तगड़ा नहीं हुआ। कहाँ हमें मुल्क जो है वो इसहाक डार
शायद खाकान अब्बासी के जहाज़ पे फ़रार हुए थे, हमें माइंस बिछा कर दे के गए थे। कहाँ इस मुल्क के अंदर मुल्क बैंक डिफ़ॉल्ट के ऊपर खड़ा था और उसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ना सिर्फ एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया, आज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफ़ा हो रहा है, आज रिकॉर्ड सीमेंट की सेल्स हो रही है, और आज जो किसान के लिए हमने इकदाम किए हैं कि इस साल 500 अरब रुपया किसान को गंदम में इजाफी मिलने जा रहा है। और ये बात मैं ख़ास तौर पे पर्ची चेयरमैन को बताना चाहता हूँ, जो सिंध के अंदर जहाँ 14 अरब रुपए की गंदम जो है वो चूहे खा जाते हैं और इनको शर्म नहीं आती कि ये कहते हैं कि जनाब चूहे खा गए। ये कौन से ऐसे चूहे हैं जो 14 अरब रुपए की गंदम खा जाते हैं? इन चूहों का आपको शिकार करना पड़ेगा और ये चेक करें कि ये चूहे जो है वो अयान अली की तरह को मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे को बाहर पार्क तो नहीं कर रहे। ये आपके लिए क्या खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं? और आप ये देखें कि आज वहाँ पर जो सूरत हाल है, कीमतों की सूरत हाल देख लें, माफियाज़ के रहमो करम के ऊपर जो है वो सिंध को, कराची को छोड़ा हुआ है बिलावल ने। उनको अपनी उस हकूमत की जो कारकर्दगी है उसकी तरफ भी जो है वो नज़र दोहराने की ज़रूरत है। और मैं आपको फिर ये बताना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस मुल्क के अंदर, मैं समझता हूँ कि वाहिद उम्मीद है कि आज का वज़ीर आज़म जो है वो अपने लोगों के लिए घर बना रहा है। उसको फ़िक्र है कि 340 अरब रुपए की मॉर्गेज मार्केट क्रिएट करनी है, क्योंकि जो हमारा वो आम आदमी जो किराए के मकान में सारी ज़िंदगी से धक्के खाता था, कितने वज़ीर आज़म आए, किसी वज़ीर आज़म ने ये नहीं सोचा कि मैं इनको छत फराहम करनी है। पूरी दुनिया में मॉर्गेज मार्केट है। आज आप बैंक्स के अंदर जा सकते हैं, अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं, बैंक्स आपको सरमाया फराहम करेंगे। आप अपने इस्तात के मुताबिक, अपनी तनख्वाह के मुताबिक अपनी छत अपने घर की खुद बना सकते हैं। किरायों से आपकी हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। महीने की 5,000, 7,000, 10,000 किस्त अदा करके जो 15,000, 20,000 रुपये किराया पे आप रहते हैं, उससे मैं समझता हूँ कि आपको छुटकारा मिलेगा। और पाकिस्तान का जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो मंसूबा जो आम आदमी का मसला है वो उसका इलाज है, हेल्थ का निज़ाम है। जो सेहत इंसाफ कार्ड है खैबर पख्तूनख्वा में सारी आबादी को मिल चुका। पंजाब में इस साल 31 दिसंबर तक पूरी पंजाब की आबादी को हेल्थ कार्ड मिलेगा, जिससे आप 10 लाख रुपए की सालाना अपना इलाज जो है वो करवा सकते हैं। तो ये वो तमाम तर इनिशिएटिव्स हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने डायरेक्टली आम आदमी को मद्देनज़र रखते हुए किए हैं। और आज के वज़ीर आज़म अपनी शुगर मिल्स नहीं लगा रहा, वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा, वो बैरून मुल्क अपने असासे नहीं बना रहा, फ्लैट्स नहीं बना रहा। उसको फ़िक्र है तो आम आदमी की फ़िक्र है, और चैलेंजेस भी बेशुमार मिले हुए हैं और उन चैलेंजेस से भी निमट रहा है। जी देखें, बात यह है कि जिस तरह आपके इल्म में है कि फैसलाबाद का जो 13 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज है वो अपने टेंडर्स के मराहिल के अंदर है, और उसके फ़ंड्स भी जो हैं वो पंजाब हुकूमत ने जारी कर दिए हैं। और अभी आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हमारी जो फैसलाबाद की जो मेन रोड्स हैं, आपने यकीनन दुरुस्त निशानदेही की है, उनके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। 4.5 अरब रुपए का वासा का लिए जो है वो पैकेज आया है, जिसके अंदर वासा की नई बड़ी जो सीवरेज लाइंस हैं उसके तहत काम शुरू हो जाएगा। उसके अंदर जो है वो हमारे कुछ टेक्निकल कॉलेजेस शामिल हैं, उसके अंदर जो हमारी नई जो बुनियादी डिस्पेंसरियाँ हैं उनका मामला शामिल है, और फैसलाबाद के अंदर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए हमारा फोकस है। और एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वो हमारी पाइपलाइन के अंदर मौजूद है, जिसकी टैप्टा बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। उसके लिए अगर हम इस हफ़्ते इंशाल्लाह जगह का भी इंतखाब कर लेंगे। और इसी तरीके से हमारा फोकस है कि फैसलाबाद में जो हमारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है इसका फ़ेज़ 2 उसको PC1 उसका तैयार है, उसको मंजूर करवा लें। FIC के हमारी बिल्डिंग कंजस्टेड हो चुकी है, उसका आउटडोर की बिल्डिंग बननी है, उसके लिए और उनके मसाइल हैं, उसके लिए PC1 हमने तैयार करवा के प्रूव करवा रहे हैं। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी को हमने 52 कनाल जो जगह है वो महकमा इरीगेशन से लेकर उनके नाम पर मुंतकिल कर दी। आपके इल्म में है कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी पुराने पंजाब कॉलेज की बिल्डिंग में काम कर रही है, उनके पास अपना कैंपस नहीं था, उसका भी PC1 तैयार है, उसके ऊपर भी काम स्टार्ट हो जाएगा। तो फैसलाबाद के जो हमारे हसीब शहीद हॉस्पिटल हमारा, उसकी तकमील के लिए जितने बकाया फ़ंड्स थे वो सारे
जारी हो गए हैं इस साल, वो भी इंशाल्लाह इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। तो हमारा फोकस है कि हमने फैसलाबाद को जो है वो एक मसाली शहर बनाना है। और इसी तरीके से आप ये भी ना भूलें कि फैसलाबाद के अंदर ही पाकिस्तान का वो पहला स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन है इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट, जो कि फंक्शनल है, जिसमें बड़ी तादाद के अंदर जो है वो बैरून मुल्क की कंपनियां आके सरमायाकारी कर रहे हैं और वहाँ पर लोगों को रोज़गार के मौके भी मिल रहे हैं। और ये हमारा फोकस रहेगा। और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको भी बैठ के एवेल्यूएट करेंगे और आपके साथ मिल के इंशाल्लाह हम फैसलाबाद के जो मसाइल हैं आपने भी हमारी रहनुमाई करनी है और इंशाल्लाह उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। यकम मई में आप ये देखें कि जो अखबार फरोश खाकर गरीब है वो रेलदार में बैठा बेचारा अपना पटा लगा के, पहले थाना सिविल लाइन का एक बंदा आता है, उससे पैसे मांगता है कि हमें कुछ दें, वो नहीं देता, कहता मेरे पास नहीं है। उसके बाद डीएसपी का रीडर आता है DJ 42 नंबर पे, उसको धमकी देता है, उसको उठा के चला जाता है गाली निकाल के। तो इस सिलसिले में जब CPO से बात की है, गरीब साहब से बात की, उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं इस पे आप इस पे नहीं आप इस पे हमें जो इसकी तफसीलात आपने फ़राहम की हैं ये मेरे स्टाफ ने नोट कर ली हैं और इस पे हम आपको आज फॉलो अप लेके एक्शन लेके आपको नहीं हम आपको एक्शन भी नज़र आएगा और इस पे हम आपको आगाह भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि राना सनाउल्लाह को शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि राना सनाउल्लाह और उनकी तमाम जमातकार और अपोजिशन का अब जो तकिया है वो जहांगीर तरीन पर आ गया है। कहाँ जो इन्होंने हुकूमत गिरानी थी, आज वो हमारी मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि आप 5 साल पूरे कर लें, क्योंकि उनको पता है कि अवाम इनके साथ नहीं है। लोगों को पता है कि ये तो वो चोर करप्ट टोला है जिनसे उन्होंने जान छुड़वाई है। ये कहते हैं हम मुल्क ठीक करेंगे। तो मैं इनसे ये सवाल पूछता हूँ कि आप आज बड़े दावेदार हैं हम मुल्क ठीक करेंगे, तो पिछले 40 साल से मुल्क को ख़राब किसने किया है? क्या आपकी जो है वो किसी और मखलूक ने आके मुल्क को ख़राब कर दिया? इक़्तिदार में तो आप ही रहे हैं। और जो आपके बाबूजी दवाई लेने गए हुए हैं लंदन में, वो कौन सी ऐसी दवाई है जो दवाई अभी तक उनको नहीं मिली? वो पाकिस्तान आने का नाम नहीं ले रहे। अब तो डॉक्टर अदनान भी पाकिस्तान आ गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया, तो वो नवाज शरीफ वापस नहीं आया। तो लिहाजा राना सनाउल्लाह उनको वापस लाने पे फोकस करें। जहाँ जहांगीर तरीन का मामला है, वज़ीर आज़म ने अपने अरकान की से मुलाकात की, उनकी बात को खुले दिल के साथ उन्होंने सुना, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का भी इजहार किया कि ये तो हमारा एक असूली मौक़िफ़ है कि चाहे कोई हमारा अपना हो चाहे कोई पराया हो, जिसके ऊपर कोई सवाल उठेगा उसके ऊपर तहकीकात होंगी। तहकीकात हो रही हैं और मुतलका इदारों के अंदर उनके केसेस हैं, वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी मासूमियत जो है वो साबित करनी है और मैं समझता हूँ कि वो वहाँ पर पेश भी हो रहे हैं। तो लिहाजा हमने अपने जो अरकान असम्बली हैं उनकी बात भी सुनी, उन्हें सुन के अपना मौक़िफ़ भी सामने रखा और यकीनन मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये तमाम तर हालात जो हैं वो बेहतर होंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। देखें मैं ये समझता हूँ कि हमने जो भी इक़दाम लिए हैं ना फैटफ के अंदर, आप ये देखें कि ये ग्रे लिस्ट की तलवार हमें नवाज शरीफ तोहफे में दे के गया था इस पाकिस्तान को। तवज्जो ही नहीं थी इनकी इस तरफ। इनकी तवज्जो तो बैरून मुल्क दौरों के ऊपर होती थी कि जब बाहर जाना है रास्ते में इंग्लैंड इन्होंने रुक के आना है। आज का वज़ीर आज़म तो एक दिन भी छुट्टी नहीं की। इमरान खान के जो बच्चे हैं, जो उनको शायद औलाद सबको अजीज़ होती है, उनके बच्चे उनके साथ नहीं हैं, तो वो उनको मिलने जब इक़्तिदार में नहीं थे तो कभी कभार जो है वो इंग्लैंड जाया करते थे। जब से वो इक़्तिदार में आए हैं वो एक प्राइवेट दौरा उन्होंने नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि फैटफ के लिए जो भी हमने इक़दाम लिए हैं वो हमने कौमी मुफाद के लिए लिए हैं और मैं समझता हूँ कि हमने ये दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान जो है एक ज़िम्मेदार रियासत है और फैटफ की बहुत बड़ी यानी शराइत जो हैं वो हमने मुकम्मल कर ली है और इंशाल्लाह पाकिस्तान से ये पाबंदियाँ भी ख़त्म होंगी और आप देखेंगे कि पाकिस्तान को दुनिया जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की सूरत के अंदर देखेगी। और आप देखें कि वज़ीर आज़म इमरान खान का जो किरदार रहा कि हमारे लिए बड़ा आसान था कि हम किसी एक के साथ पार्टी बन जाते, चाहे सऊदी अरेबिया या ईरान के साथ। तो वज़ीर आज़म इमरान खान एक विजन लेकर आए
उन्होंने कहा कि हमने जो इस्लामी ममालिक हैं, जो हमारे बरादर हैं, हमने उनको तकसीम नहीं करना, हमने उनको जोड़ना है, हमने उनको मुत्तहिद करना है। और आप देखें कि आज सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान भी जो है वो बातचीत शुरू हो गई है, जिसमें पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है। तो ये साबित करता है कि जो आपका वज़ीर आज़म है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के ऊपर फोकस्ड है, उसके साथ साथ पाकिस्तान की खारजा सतह के ऊपर भी, और जो हमारे हमसाए हैं वहाँ पर अमन कायम करने के हवाले से भी जो है वो कोशा है, जिसको पूरी दुनिया सराह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।